नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग बुक के बारे में। इस बुक में लगभग हर एस्पेक्ट रेजिडेंशियल वास्तु का कवर किया हुआ है और उसके अलावा बहुत सी रेमेडीज़ भी दी हुई हैं। मैंने 22 जुलाई सन 2000 से वास्तुशास्त्र पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त पूरे इंडिया में वास्तु, पामिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ा रहे थे। तो जब मैंने विधिवत ये पढ़ाना शुरू किया, लॉजिकली पढ़ाना शुरू किया, तो स्टूडेंट्स मेरे कंपेल करने लगे कि सर एक बुक लिखिए आप, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट तो समझ ही नहीं आते। तो तब मैंने ये लिखनी शुरू की थी और ये 2003 में पब्लिश हुई और उसके बाद कम से कम 5 रीप्रिंट इसके हो चुके हैं। फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया, वो मैंने खुद ही किया। पहले उसको डायमंड पब्लिकेशन ने छापा, अब अल्फ़ा पब्लिकेशन वो छाप रहे हैं उसको। तो ये पुस्तक पहली बात तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस भाषा का फ़र्क है। तो इस पुस्तक में ख़ास बात क्या है, पुराने क्लासिकल टेक्स्ट वेदों से लेकर जो वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जिस तरह विश्वकर्म प्रकाश, मैमतम, सम्रांगण सूत्रधार आदि आदि, ये समझ लीजिए कम से कम 43 संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख है इसमें, 43। तो हमने प्राचीन शास्त्र वो लिए और उनको मॉडर्न कंटेक्स्ट में, आज के संदर्भ में तार्किक रूप से प्रस्तुत किया है कि जो सामान्य पाठक है वो उसको समझ सके, केवल पढ़ने मात्र से भी आप समझ सकें। तो इसमें पुराने का और नए का सम्मिश्रण है एकदम, और बहुत पुख्ता, बहुत सॉलिड आधार है वैदिक वास्तु का, उसी पर आधारित है। तो इसमें मेनली बताया कि किस तरह से आप घर में ही स्वर्ग का निर्माण कर सकते हो। मैं देखा लोग भागते हैं छुट्टियों के लिए, 5-7 दिन की छुट्टियां के गोवा में बिता के आएंगे जी, धूप सेकेंगे वहाँ। आपने अपना घर अगर इस पुस्तक में बताए हुए वास्तु के नियमों के अनुसार बनाया है, तो आप घर में ही 365 दिन पूरे साल भर और ज़िंदगी भर वो रिजॉर्ट का, वो समुद्र किनारे बीच का सुख, उसका आनंद ले सकते हो घर में ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रूपरेखा इसमें बताई हुई है हमने, लॉजिकल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में, वेदों पर आधारित। फिर आज के संदर्भ में आप ये समझिए आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के बेस पर है। वास्तुशास्त्र है क्या? पुराना आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग है, जिससे आज की डेट में आर्किटेक्चर अलग कर दिया, सिविल इंजीनियरिंग अलग कर दी, कारपेंट्री अलग कर दी, इंटीरियर डिजाइनिंग अलग कर दी, पेंटिंग अलग कर दी। उन सबका सम्मिश्रण है वास्तु, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। तो इसमें हमने लॉजिक दिए हैं, तर्क दिए हैं कि स्क्वायर प्लॉट बेस्ट क्यों है, शुभ क्यों है। कम से कम 9 लॉजिक दिए हुए हैं, पूरा एक चैप्टर मैंने इस पे दिया हुआ है। इस बारे में मैंने पहले एक आर्टिकल लिखा था जो कि एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में छपा था। फिर सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज क्यों शुभ हैं, आग्नेय दिशा, अग्नि की दिशा, अग्नि खाना पकाने के काम आती है तो क्यों शुभ है ये जगह। शौच नैऋत्य उसके आसपास ही क्यों बढ़िया है। फिर पश्चिम दिशा में भोजन क्यों करें, क्यों शुभ है ये। रोने की जगह वायव्य के पश्चिम में क्यों बढ़िया है, वेंटिंग जिसे कहते हैं आप, भड़ास निकालनी अपनी। इस तरह से बहुत सारे सैकड़ों लॉजिक दिए हुए हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पुस्तक को। तो पहले में है वास्तु और ज्योतिष का इंटरकनेक्शन। वास्तु वस धातु से निकला है यानी रहने का शास्त्र, और वस्तुओं से भी निकला है यानी वस्तुओं का शास्त्र, वस्तुओं का डिजाइन पूरा, चाहे वो छोटी वस्तु हो या बड़ी हो। फिर ज्योतिष बाहरी ग्रहों का हम पर प्रभाव है और वास्तु का इस धरती का हम पर प्रभाव। तो वास्तु के अर्थ बहुत डिटेल में बताए हैं। वास्तु 3 प्रकार का, एक प्रकार का वास्तु नहीं है। वास्तु भी जिस तरह ज्योतिष में है, इस तरह वास्तु में भी स्थिर वास्तु है जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर वास्तु हर 3 महीने में बदलता रहता है मौसम के अनुसार, चर वास्तु, और डेली बदलता है हर पहर के हिसाब से 3-3 घंटे में, नित्य वास्तु। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। फिर 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के दिग्पाल, उनके ग्रह, उनकी विशेषताएं, खासियतें। फिर अथर्ववेद से एक पूरा चैप्टर लिया हुआ है आदर्श वास्तु। हमारे ऋषि महर्षि थे जो, उनकी अवधारणा क्या थी आदर्श वास्तु की। उसमें क्या है, सहस्राक्षो घर, आँखें, घर की आँखें क्या है, खिड़कियाँ, 1000 खिड़कियों वाला घर हो, मतलब सब तरफ से खुला घर हो। फिर वास्तु पुरुष के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वास्तु पुरुष क्या है, स्पेस पर्सनिफाइड, कोई भी स्पेस, कोई भी स्थान, उसको ये मान लिया जिस तरह वो व्यक्ति है,
मनुष्य है, जिस तरह मनुष्य में जान है इस तरह स्पेस में जान है, हर एक कंस्ट्रक्शन में जान है। फिर वास्तुमंडल किसी भी स्पेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं पदों में, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, इस तरह से 9 पद वास्तु, फिर 81 पद वास्तु, 81 पद वास्तु, इस तरह से। तो इस तरह डिवाइड किया था हमारे ऋषि महर्षियों ने किसी भी स्थान को, किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया को, और फिर उसको डिजाइन किया था। उसमें अवधारणा क्या थी कि यहाँ पर उपदेवता विराजमान है, वो शुभ प्रकृति के हो सकते हैं, अशुभ प्रकृति के हो सकते हैं। फिर पंच महाभूतों पर बहुत विस्तार में एक चैप्टर दिया हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब का बहुत गहरा रिलेशन है हमारे जीवन से। तो घर में इनका स्थान निर्धारण, इनसे संबंधित एक्टिविटीज़, वो सब तो इस बारे में बहुत विस्तार में दिया है। फिर माप की पद्धतियाँ अलग अलग, क्लासिकल सिस्टम है पुराना, अंगुल, हस्त, ठीक है ना, दंड, इस तरह से। फिर ब्रिटिश पद्धति, आजकल की पद्धति है मीटर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब पद्धतियाँ बहुत डिटेल में बता रखी हैं। जिस तरह आप बाज़ार में जाओ, वो कहेगा 4 सूत का सरिया है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। एक सूत होता है लगभग 3 मिलीमीटर, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो ये किस तरह कन्वर्ट करेंगे? मान लो 1500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो स्क्वायर गज में या स्क्वायर मीटर में कितना होगा, तो वो सब बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फिर वास्तु में दिशा निर्धारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो वास्तु को समझते हैं कि दिशाओं का शास्त्र, जबकि वास्तु बहुत वास्ट है। तो इसमें दिशाओं का निर्धारण करने के लिए पहले तो कुछ यंत्र चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। जिस तरह लेंसेटिक कंपस या इंजीनियर्स कंपस भी कहते हैं उसको, कंपस विद साइट वेन, फिर फीता है, ठीक है, डिस्टेंट मेजरर है, बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और फिर उनको प्रयोग करके किस तरह से किसी भी स्पेस की जोनिंग की जाए। आपने पहले तो नॉर्थ निकाल लेना है, उसके लिए भी 2 मेथड हैं, और फिर उनका नॉर्थ निकालने के बाद उनके अलग अलग जोन बनाने हैं, ठीक है ना, कि उत्तर दिशा है, उत्तर नॉर्थ जोन हो गया क्षेत्र, ईशान क्षेत्र हो गया, पूर्व क्षेत्र हो गया, इस तरह 8 क्षेत्र। तो ये पहला पार्ट ही इसमें बहुत वास्ट है। अब दूसरे पार्ट में भूखंड के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है। मिट्टी की परीक्षा कैसे करें, उससे पता चलेगा कि वहाँ मकान बनाना शुभ है या अशुभ है, मिट्टी किस कैटेगरी की है, किस टाइप के लोग वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, या किस टाइप की एक्टिविटी बढ़िया रहेंगी, शुभ रहेंगी वहाँ पे। फिर इवन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, भूकंप प्रतिरोधकता के बारे में बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है। तो वैसा मकान कैसे बनाएं कि भूकंपों का असर ही ना हो, घर शुभ रहे, स्थायी रहे, स्थिर रहे भूकंप में। जब हम किसी भी प्लॉट का डिवीज़न करते हैं तो आउटर पेरिफेरी पर जो एक एक पद है उसको कहते हैं पेशाच स्थान, उससे अंदर फिर मनुष्य स्थान, फिर देव स्थान, फिर बीच में ब्रह्म स्थान। इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है लॉजिकली कि इनका फ़ायदा क्या है, क्या मतलब है, क्यों रखा जाए ये। फिर तहखानों के बारे में, बेसमेंट्स के बारे में, वास्तु के नियम कायदे कानून क्या हैं, सीढ़ियों के बारे में, कार पार्किंग के बारे में, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं बुक में। फिर वाटर सप्लाई और सीवेज डिस्पोजल, पीने का पानी भी 2 तरह का है, आउटर पर्पज़ के लिए मतलब गाड़ी धोनी है, शरीर धोना है, कपड़े धोने हैं, और इनर पर्पज़ यानी खाना पकाने के लिए और पीने के लिए। तो उसके अलग अलग वास्तु नियम हैं। फिर इस तरह से सीवेज डिस्पोजल है, तो जो आपके किचन का पानी है गंदा, वो इतना गंदा नहीं होता, वो सलेज है, लेकिन जो पानी आपके टॉयलेट का है वो सीवेज है, उसके लिए अलग अलग रूल हैं दोनों के लिए। इस बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है बुक में। तो जलमल का वास्तु बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें बिल्कुल एनालिटिकल मैनर में, टेक्निकल मैनर में डिस्कस किया वह सारा। फिर मुख्य द्वार से संबंधित नियम, मुख्य द्वार, मेन डोर का मतलब बाकी सभी दरवाजे भी, फिर बैक डोर, सभी दरवाजों के बारे में क्या नियम कायदे कानून है वास्तु में, वो मैंने कई सारी थ्योरीज ली हैं उसमें। और फिर बताया किस प्रकार वशिष्ठ ऋषि का सिद्धांत बेस्ट है। आपको इसमें बहुत आनंद आएगा पढ़ के, अलग अलग मेथड लिए हैं उसमें हमने। और फिर विश्वकर्म प्रकाश में 16 प्रकार की एक्टिविटी बताई गई हैं। ईशान्याम देवता गेयम, ईशान में देवता का घर मतलब पूजा घर या मंदिर,
क्यों हो, उसके लिए दसियों लॉजिक लगा के बताया हुआ है। इसी तरह फिर ड्राइंग रूम है, रसोई है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, सभी के लिए। तो 16 जो एक्टिविटी बताई गई हैं, हमने पूरी कोशिश की है उसमें कि आपको तार्किक रूप से बताया जाए कि यहाँ पर ऋषियों ने क्यों कहा। केवल कहा उससे आजकल का जो लॉजिकल माइंड वाला पर्सन है, क्योंकि हम सभी साइंस पढ़े हुए हैं, वो नहीं मानने वाला व्यक्ति, वो कहेगा क्यों, बताओ जी क्यों कहा है ऋषियों ने। तो उसके लिए हमने लॉजिक लगा के बताए हैं, नवग्रहों के हिसाब से, 10 दिग्पालों के हिसाब से, सत्व रजस तमस त्रिगुणों के हिसाब से, पंच महाभूतों के हिसाब से, वास्तु पुरुष की पोजीशन के हिसाब से, सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशाओं के हिसाब से, ये सब बहुत डिटेल में बताया गया है। फिर इसी में खंड 2 में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपना खुद का प्लॉट मकान। बहुत सारे लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं या बाध्य हैं, रहना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस, या घर में 1-2 लोग हैं, घर से निकल गए सभी कमाने के लिए, तो पीछे से देखेगा कौन। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हाउसिंग सोसाइटीज़, मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या फ्लैटेड सोसाइटी है, तो उनका वास्तु वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस चैप्टर में, और इस पर फिर बाद में मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। अब आइए खंड 3 में एक चैप्टर स्पेशली होम ऑफिस से रिलेटेड है, कमर्शियल वास्तु से रिलेटेड। तो घर में आपने छोटा सा ऑफिस खोलना है, घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, या ये कह लो कार्यस्थल का वास्तु, उसमें नियम बताए हैं कि किस प्रकार ऑफिस के नियम अलग है वास्तु के, घर के अलग हैं। जिस तरह आप देखो ऑफिस के लिए या तो शटर वाला दरवाज़ा होता है, ऊपर खुलता है, या बाहर की तरफ खुलता है ऑफिस का दरवाज़ा, जबकि घर का अंदर की तरफ खुलता है। घर का छोटा होता है, ऑफिस का बड़ा होता है। घर का ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ऑफिस का हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों अलग चीज़ें हैं। घर का हम कहते हैं गौमुखी और बिजनेस का शेरमुखी। घर का एक साइड में होना चाहिए, बिजनेस का बिल्कुल बीच में भी हो सकता है। तो इस तरह से घर का और ऑफिस का या बिजनेस का वास्तु अलग है। तो वो एक चैप्टर हमने यहाँ दिया, जिसको बाद में हमने कई सालों बाद फिर इस पर पूरी एक बुक लिखी, कॉरपोरेट वास्तु। अब वो अवेलेबल है, वो इंग्लिश में अवेलेबल है केवल। तो इस बुक में हमने फिर घर का जो वास्तु उससे रिलेवेंट बहुत सारी रेमेडीज दे दी हैं, लॉजिकल मैनर में दी हैं, तार्किक रूप से दी हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आंतरिक साज सज्जा कौन सी करें कौन सी ना करें, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कौन सी चीज़ें प्रदर्शित करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उनका साइज, उनकी शेप, उनके रंग। फिर फर्नीचर और फर्निशिंग के बारे में नियम कायदे कानून दिए हुए हैं। प्रकाश की व्यवस्था, लाइटिंग पूरे घर की, रंगाई पुताई और साउंड सिस्टम पूरे घर का, ये सब अप्लाई करके आप रेमेडीज कर सकते हो घर में, बहुत अच्छे से वास्तु अरेंज कर सकते हो अपने घर का। फिर वास्तु के यंत्र कुछ, जिस तरह सर्पों का जोड़ा दबाया जाता है दक्षिण पश्चिम में, या तोता लटकाया जाता है भूसा भरा हुआ एक, तो इस तरह के बहुत सारे यंत्र, गऊ बछड़ा लगाते थे पहले, बड़ा शुभ माना जाता है, या नींबू हरी मिर्च लटका देते हैं लोग आजकल। ये कैसे काम करती हैं, इनका मतलब क्या है गहरा, वो भी बताया है। फिर वास्तु पुरुष का मंत्र है, सभी ग्रहों के मंत्र हैं, सभी दिग्पालों के मंत्र हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार में बताया है। फिर तंत्र, वास्तु तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम, जिस तरह प्रजातंत्र है, प्रजा का सिस्टम, इस तरह वास्तु का तंत्र है। पूरे घर को अरेंज करना है आपने, इस तरह से अरेंज करना है कि गर्मियों में धूप कम आए घर के अंदर और सर्दियों में ज़्यादा आए। सर्दियों में सूरज नीचे होता है, गर्मियों में ऊपर होता है, सूरज ऊंचाई पे होता है। तो इस तरह से अरेंज करके तंत्र यानी सिस्टम, सिस्टमेटाइज करना है कि ताज़ी हवा अंदर आए धक्का मार के खिड़कियों से। ताज़ी हवा भारी होती है, तो अंदर की हवा जो विषैली हो चुकी, गंदी हो चुकी, वो हल्की हो गई, वो ऊपर उठ जाती है। बाहर की ताज़ी हवा उसे धक्का मारेगी, गंदी हवा ऊपर उठ जाएगी ब्रह्मस्थान से। पूरा घर सांस ले रहा है, घर सांस ले रहा है तो आप सांस ले रहे हो। और फिर पेड़ पौधों का पूरा वास्तु है, कौन से पेड़ पौधे घर के पास हों ना हों, कितनी दूर हों, इन सब के बारे में। फिर कोई अवांछित पेड़ है, मान लो पीपल का, या काटना है, तो उसके लिए शास्त्रीय विधि क्या है, बहुत डिटेल में बताइए इसमें। फिर वास्तु के द्वारा रोगों का उपचार करना है, तो उसके लिए पंच महाभूतों का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह सौर किरण चिकित्सा है पूरा, इसके लिए 2 चैप्टर हमने दिए हुए हैं बहुत डिटेल में। क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये सब क्या है, प्रकाश के द्वारा उपचार है, रंग भी इसी में आते हैं सारे। फिर जल द्वारा उपचार,
भोजन द्वारा। शयन, सोना अपने आप में घी के समान पौष्टिक है, अथर्ववेद कहता है। निद्रा घी के समान पौष्टिक है। तो इस तरह से बहुत डिटेल में इसमें बताया हुआ है। तो मुझे आशा है आप ये पढ़ेंगे किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस रेजिडेंशियल वास्तु पर, गृह वास्तु पर हम कोर्स समय समय पर करते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है वास्तु को गहरे से सीखने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।